आज से वर्चुअल पॉलिटिकल ट्रेनिंग स्कूल प्रारंभ कर रहा हूं। भारत की राजनीति में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सब से प्रार्थना करता हूं, आप मेरे इस पॉलिटिकल ट्रेनिंग स्कूल के साथ जुड़िए। मेरा बहुत पवित्र उद्देश्य है कि भारत की धरती पे सच्चे राम राज्य की स्थापना, जिसकी कल्पना हमारे ऋषियों ने की, भारतीय संविधान निर्माताओं ने की। कहीं हम बहुत दूर भटक गए, तो आज से मैं ये यात्रा प्रारंभ करता हूँ। आपको 4 घटनाओं से याद दिलाऊंगा कि भारत कैसे अपने स्वरूप को निरंतर बदलता चला जा रहा है। सबसे पहले 25 जून 1975 को जब आपातकाल लगा, यानी हमारे सारे अधिकार सेंसराइज्ड कर दिए गए, रोक दिए गए। 12:30 बजे देर रात कांग्रेस विचार के विरोधी सारे लोगों को रात को सोते से उठाकर जेलों में निरुद्ध कर दिया गया। जब आपातकाल खत्म हुआ 1977 में, लोकनायक जयप्रकाश ने पंडित रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता से एक लाइन उठाई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उस लहर ने देश में ऐसा उन्माद पैदा किया कि कांग्रेस का किला ढह गया। दूसरी क्रांति, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। तीसरी क्रांति, अन्ना आंदोलन से उपजे एक नए दल ने दोनों राष्ट्रीय दलों को, यानी कांग्रेस को और भाजपा को, धूल चटाकर दिल्ली में सरकार बनी। चौथी क्रांति, हर हर मोदी घर घर मोदी 2014। 2019, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब सबको पता है, लेकिन जरा गहराई से चिंतन कीजिए। सबसे पहली क्रांति जो हुई वो गुस्से से पैदा हुई थी, क्योंकि आपातकाल के दौरान आपके हमारे नैसर्गिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। गुस्सा था। दूसरी क्रांति, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, नफरत की क्रांति थी। यानी प्रतिशोध के बल स्वरूप समाज के कमजोर वर्ग ने ये निर्णय लिया। तीसरी क्रांति सद्भाव की क्रांति थी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई झाड़ू चिन्ह से। और चौथी क्रांति थी हर हर मोदी घर घर मोदी, यानी जनता ने प्रेम के बल पर एक नया इतिहास रचा। और पांचवी क्रांति 2019 की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बड़ी बात। इस प्रेम की अविरल धारा को बहाने के लिए नरेंद्र भाई के पास बहुत बड़ा मौका था। वो चाहते तो नरेंद्र भाई महात्मा गांधी से बड़ी रेखा खींच सकते, लेकिन उन्होंने जो चेहरा रखा वो बहुत सॉफ्ट चेहरा दिखता था, बहुत अच्छा चेहरा दिखता था, लेकिन पर्दे के पीछे जो घृणित कार्य चल रहा था उससे समाज बंट गया। अब जो छठी क्रांति होगी वो कैसी होगी? लोग कैसे एमएलए बनेंगे, कैसे एमपी बनेंगे? आज मैं बहुत ही सरल तरीके से ये 2 पैकेज आपके सामने रखता हूं। शॉर्ट टर्म पैकेज, लॉन्ग टर्म पैकेज। लॉन्ग टर्म पैकेज है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, और शॉर्ट टर्म पैकेज है एमएलए बनने के लिए। कैसे बना जा सकता है, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। बहुत ही सरल है, क्योंकि भारत की जनता जो है जल की तरह सरल है और तरल है, भावनाओं में बहती है। तो भावनाओं में बहती हुई जनता को एकत्रित करना कोई कठिन काम नहीं होता है।
क्योंकि हमें समाजशास्त्र में पढ़ाया गया कि भीड़ जो है आकस्मिक किसी भी घटना से एकत्रित हो जाती है। तो हमें समझना चाहिए भीड़ में, जनता में, श्रोता में, वक्ता में, प्रवक्ता में, नागरिक में क्या अंतर होता है। जैसे रामायण में 2 सूत्र आते हैं, निर्मल और अमल। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। निर्मल का मतलब है जिसे मर रहित किया जा सकता है, और अमल जिसे छुआ भी नहीं जा सकता। तो प्रकृति अमल है। इन सब की लीडर है वायु, जो दिखाई नहीं देती। लेकिन हम सब निर्मल हैं, हमें मल रहित होना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ट्रेनिंग के बल। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें पॉलिटिकल ट्रेनिंग स्कूल की ज़रूरत है। तो आइए इस यात्रा के सहभागी बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये भावना पहुँचाइए। प्लीज़, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। देखिए, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मुझे किसी राजनीतिक दल का ना तो प्रचारक बनना है, ना पक्षधर बनना है। मैं एक तटस्थ दृष्टा हूँ, कैमरे की आँख की तरह, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। मेरी दृष्टि प्रकृति की व्यापकता को देखती है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। मेरी दृष्टि में व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, और राष्ट्र से बड़ी मानवता है। मैं सनातन संस्कृति का पुजारी हूँ, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती हूँ। राइट? मैं इससे दाएं बाएं नहीं जाऊँगा बिल्कुल। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। तो कैसे एमपी और एमएलए बना जा सकता है, आज इस एपिसोड में मैं, चलिए सबसे पहले देश की सबसे हॉट सीट पर चलते हैं, वाराणसी। करीब 18.5 लाख वोट है वहाँ, 5 विधानसभाएं लगती है। और नरेंद्र भाई का जब सितारा बहुत आसमान की ऊंचाई छू रहा था, उन्हें 6.25 लाख वोट मिले। और पूरी भाजपा को 37.36% वोट पूरे भारत में मिले, जब इनका सितारा शिखर पर था। इन्होंने कितनी गलतियां की है? नोटबंदी, लड़खड़ाती जीएसटी, ट्रिपल तलाक, 370, राम मंदिर, किसान आंदोलन, सैनिकों का 1 रैंक 1 पेंशन, कोविड के महामारी के दौर में दाशों का तैरना, इस सबसे प्रतिशोध पनपता है। हमारे यहां तो हृदय परिवर्तन की बात की जाती है। सनातन में हृदय परिवर्तन का दृश्य उभरा है। सबसे पहले वाल्मीकि महाराज, जो एक डाकू से संत बने। गौतम बुद्ध अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कर देते हैं। इतिहास है हमारा। तो अगर हम विश्व के गुरु बनना चाहते हैं तो हमें इस प्रकृति की विविधता को समझना पड़ेगा। जैसे आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का, नासिका श्वास प्रश्वास के साथ गंध दुर्गंध का एहसास कराती है, जीवा स्वाद, ये शरीर के सारे अंग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सब एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। इसी तरह से 299 महापुरुषों ने दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को एकत्रित करके भारतीय संविधान की रचना की। इस संविधान के तहत कर्तव्य और अधिकार के मध्य संतुलन बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, इस हॉट सीट पर अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं और नरेंद्र भाई को चुनौती देना चाहते हैं, बिना पैसा खर्च किए, उनके पास अरबों रुपया है, गौतम भाई अरबों रुपया लगाएंगे, लेकिन आपके पास अगर नॉलेज है तो आपको दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतिहास गवाह है। रायबरेली में इंदिरा गांधी ने राजनारायण को जेल में निरुद्ध करा रखा था, उसके बावजूद वो चुनाव हार गई। इंदिरा गांधी, इंदिरा इज इंडिया, कितना नाम था, कितनी दहशत थी। अटल जी कहा करते थे ये तो दुर्गा मैया का अवतार है, विपक्ष के नेता होते हुए ऐसी महिला चुनाव हारी है। हाँ, मौजूदा दौर में 303 सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन इससे प्रचंड बहुमत जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी उसके बाद जो चुनाव हुए थे 84 में, तो 411 लोग, उस समय कुछ 515 सीटों पर चुनाव हुए थे, उस समय 301 और बाद में 401 और बाद में 14-15 लोग बाद में जीते थे। 2 जगह चुनाव नहीं हुए थे, पंजाब में माहौल खराब था और आसाम में, तो बाद में 415 सीटें हो गई। 415, अभी इनके पास 303 है। 37.36% मतदान बीजेपी के लोगों को मिला 2019 में, जब नरेंद्र भाई का सितारा आसमान की बुलंदी को छू रहा था।
अगर ये सारे विपक्षी लोग एक हो जाएं तो भाजपा की क्या दशा होगी, सोच लीजिए आप। लगभग 62.5% लोग खिलाफ वोट कर रहे हैं, लेकिन वो बटा हुआ वोट है। तो ऐसे नहीं कि कोई पार्टी हमेशा जीतती रहती, उसे हराया नहीं जा सकता, कोई भी हार सकता है। इस देश की सबसे बड़ी जो मालिक है वो जनता है। तो जनता को अपने अधिकार का सदुपयोग करना आता है। वो जल की तरह सरल है, तरल है, भावुक है, भावनाओं में बहती है, लेकिन जब अपने वाली पे आ जाती है तो इतिहास गवाह है, उसने ये सब परिवर्तन किए। चलिए मैं अब यात्रा शुरू करता हूँ। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, और वाराणसी में मान लो एक कैंडिडेट ऐसा है जो नया बच्चा है और चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री की सीट पर रहते हुए चुनाव लड़े और उनको हरा दूँ, वो मैं यात्रा कराता हूँ, तो बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। ये मोबाइल का युग है। बूथ लेवल के आप बच्चे तैयार करो, युवाओं पे पूरा फोकस करो, कि युवा शक्ति ही सब कुछ परिवर्तन करती है। हम तो पुराने मटके हो गए, हमारी विचारधारा को बदलना बहुत कठिन है। हम जिस भी विचारधारा को फॉलो करते हैं, मान लो मैं कांग्रेस का हूँ या बीजेपी का हूँ, तो मेरे वोट को बदलना असंभव है, क्योंकि मेरी वो प्रवृत्ति बन गई। मैं कुछ भी किसी की बात सुन लूंगा, लेकिन जैसे ईवीएम आएगा वो मेरे हृदय का भाव जो सब कॉन्सेप्ट मैंने रीड कर रखा उसी पे बटन दबा देगा। लेकिन जो नई युवा शक्ति है ये बदलती है। और आजकल तो ये पैकेज के लिए कितनी जल्दी ट्वीट करते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, और ये बहुसंख्य आबादी है भारत की, यही परिवर्तन कर सकती है। तो इन पे फोकस करने का सबसे बढ़िया माध्यम क्या है? मोबाइल। तो बूथ लेवल पे बच्चे तैयार करिए और उन बच्चों को कनेक्ट करिए सिस्टम के साथ, ग्रुप बनाइए, और सबसे पहले अपनी यात्रा शुरू करिए। अगर आप संसदीय क्षेत्र में अपना किला फतेह करना चाहते हैं, जहां भी मृत्यु होती है, अगर आप वहां पहुंच सकते हैं तो श्रेष्ठ बात। अगर नहीं पहुंच सकते तो अपना विनम्र श्रद्धांजलि का एक संदेश हर घर में पहुंचाइए। आपके संसदीय क्षेत्र में, मान लो मैं वाराणसी की बात कर रहा हूं, 18 साढ़े 18 लाख मतदाता है, ठीक है, और हमें जीतने के लिए मान लीजिए कि वहां 80% पोलिंग हुआ, मान लीजिए, एक एग्जाम्पल फ्रेम कर रहा हूं मैं, तो आपको कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं चाहिए जीतने के लिए, चाहे कोई कैंडिडेट सामने लड़ रहा हो, उसकी चिंता मत करो आप। इतिहास गवाह है, बराक ओबामा जैसे लोग बंधन में गए थे अमेरिका और राष्ट्रपति बना, कमला हैरिस, इतिहास है। मैं विदेशों में नहीं जाऊंगा, भारत में आता हूं। चलिए वाराणसी चलते हैं। 5 विधानसभाओं में बूथ लेवल के आप अपने साथी तैयार करिए, और इस मोबाइल के जरिए सबसे पहले चरण में आप मृत्यु का संदेश शुरू करिए, सिर्फ मृत्यु का संदेश। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, वगैरह वगैरह, क्योंकि सब वोटर हैं आपके। और आपकी बाउंड्रीज तोड़ दीजिए, दिमाग की सारी बाउंड्रीज तोड़ दीजिए कि मुझे एक खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनाने में जिम्मेदार भूमिका में आना है। आप देखिए प्रकृति आपकी कैसे मदद करती है। यकीन जानिए, आप सारे नेगेटिव थॉट हटा दीजिए, पॉजिटिव थॉट पे आ जाइए कि काम मुझे कैसे शुरू करना है। एक बार आप मृत्यु वाले घर में पहुंचते हो, आपको मरते दम तक उस घर के लोग नहीं भूलते कि ये व्यक्ति हमें सांत्वना देने आया था। मैं बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान दे रहा हूं, ये प्रयोग करके देखिएगा आप। और सबसे बड़ी बात, किसी के दुख में शामिल होने का मतलब समझ रहे हैं आप? भारतीय ऋषियों की परंपरा में इसे करुणा का संवाहक बनाया गया कि दुखी को देखकर हमारे हृदय में करुणा का भाव जागना चाहिए। तो मृत्यु से बड़ा कौन सा दुख है इस संसार में? तो यहां से हमारा पहला पिलर खड़ा होता है, दुखी के प्रति करुणा का भाव जागृत करना। तो हम ऋषि परंपरा के साथ भारतीय संविधान को आत्मसात करते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। मेरे एपिसोड को आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और क्रमशः ये सारी चीजें एक एक करके कदम दर कदम हम कैसे उस किले को फतेह कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। वो सारी सल्तनत के जमाने गए राजा महाराजाओं के, आज के राजा महाराजा वोट हैं। जो वोट सबसे ज्यादा एकत्रित कर सकता है वो सम्राट है इस भारत की धरती का, वो कोई भी हो सकता है। एक घटना से अपनी बात समाप्त करूंगा। मध्य प्रदेश में एक सतना पड़ता है, सतना जिला, वहां पे अर्जुन सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री और जनसंघ के मुख्यमंत्री थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा, दोनों चुनाव लड़े। और तीसरा व्यक्ति था बहुजन समाज पार्टी का हाथीवाला सुखलाल कुशवाहा। उस साइकिल पे प्रचार करता था और घर घर जाता था और क्या बोलता था
देखिए साहब, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं आपसे एक वादा करता हूँ, आपके बच्चे की शादी होगी तो मैं आपके बच्चे को घोड़ी चढ़ाऊंगा। समझ रहे हैं आप? बहुजन समाज पार्टी, जिसका नारा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, उसने नया आइडिया फ्रेम किया, नए लड़के ने, सुखलाल कुशवाहा, कि मैं वादा करता हूं कि अगर आप मुझे एमएलए बनाएंगे तो मैं आपको, आपके घर में जब शादी होगी, आपके बच्चे को घोड़ी चढ़ाऊंगा, मैं खुद आऊंगा। इस स्लोगन ने चमत्कार किया। वो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री उसके सामने चुनाव हार गए। तो समझ रहे हैं ना आप, ये किसी की बपोती नहीं है, किसी की जागीर नहीं है लोकतंत्र। हम सब से मिलके बनता है लोकतंत्र। इस भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप है जनता का, जनता से, जनता के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।